ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा मैं आप सभी को बता रहा था कि आज से हम लोग फिर से करेंगे पॉलिनोमियल, अपना कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम के बाद आपकी आज पहली क्लास है ना। तो पिछले पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, मतलब एग्जाम के पहले जो पॉलिनोमियल में लास्ट क्लास में हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था, उसको देखने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं। ऐसे सभी लोग पोल में आंसर कर ही रहे हो, जो भी बच्चे नहीं कर पा रहे हो ध्यान दीजिएगा। जब भी मैं कहता हूँ कि पोल में आंसर कीजिए, ऐसे क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन, ठीक है, तो सीधे आपको पोल में आंसर करने नहीं जाना है। पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लेना है, पहले सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ए बी सी या डी में जो भी आंसर सही लगता है वो आंसर करने के लिए आपको नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। फिर दूसरे वाले पेज पर यहाँ एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। फिर तीसरे वाले पेज में इस वन पोल एक्टिव यहाँ पर क्लिक करोगे। इस वहां पर क्लिक करने के बाद आपको क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेगा। अब मान लो अब आपका आंसर लगता है कि मेरा आंसर सी है, तो सी वाले सर्कल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस फाइनली वोट पर जब क्लिक करोगे तो ये वोटेड लिखा हुआ आएगा, और वोटेड लिखा हुआ आएगा इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, फिर वापस से आप बैक करोगे और मेन स्क्रीन पर आ जाओगे जहां पर आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, ऐसे सभी का आंसर आ रहा है, ट्राई करना कि सभी का आंसर आए और अपने तरफ से कोशिश करना कि सही आंसर हो। अगर गलत होगा तो फिर मुझे पता चल पाएगा ना कितने बच्चों का गलत हुआ है, तो फिर मैं उसको और बेटर तरीके से समझा पाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हमारा 2 टॉपिक हुआ था कंप्लीट। एक था हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें देखो 3 चीज मैंने बताया था कि जो भी हमारा इक्वेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मतलब अगर एक्स का यूज करो तो सिर्फ एक्स यूज करिए, अगर वाई को यूज करो तो सिर्फ वाई यूज करो, अगर जेड का यूज करो तो सिर्फ जेड यूज करो। ठीक है, उसके बाद रैखिक होने के लिए, किसी भी समीकरण को रैखिक होने के लिए उसमें चर का जो घात है, देखो मैं फिर से फोकस करके लिख रहा हूँ, चर का घात हमें देखना है, अचर का घात नहीं देखना है। चर का जो घात है कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर चर का घात मैक्सिमम 1 होना चाहिए। उसके बाद हमें देखना समीकरण होने के लिए क्या जरूरी है, इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि सर हमारे पास एक एलएचएस होना चाहिए, एक आरएचएस होना चाहिए और बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये तीनों ही चीज देखना पड़ता है कि एक समीकरण होना चाहिए, एक एलएचएस आरएचएस होना चाहिए, उनका चर का घात 1 होना चाहिए और एक ही चर होने चाहिए, तब जाके कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। कुछ उदाहरण से देखिए, जैसे मैं कुछ पहला उदाहरण लिख रहा हूँ, x+5। मुझे बताओ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? आप लोग बताइए, ये मैंने पढ़ा रखा है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? तो आप लोग बोलोगे सर यह तो समीकरण ही नहीं है। सर इतना थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो आप बोलोगे सर यह तो समीकरण ही नहीं है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन गायब है। तो आप बोलोगे सर नो, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन ही नहीं है, समीकरण ही नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x+8 बराबर 9, अब देखो यहाँ पर हम कहेंगे सर ये एक समीकरण तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। उसके बाद बोलोगे सर यहाँ पर चर जो है x, उसका मैक्सिमम घात 1 है और सिर्फ एक ही चर है x, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इस टाइप का इक्वेशन को हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x+3y बराबर 9, अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण रहा क्या? अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 चर आ गए x और y, तो इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चर आ गया, इसको भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। और एक और उदाहरण देख लो, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x का पावर 2 + 9 बराबर 8, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक समीकरण तो है, चर भी सिर्फ एक ही यूज किया गया है, एक है, लेकिन यहाँ पर चर का घात कितना है, 2 है ना, तो चर का घात 2 हो जाने के कारण ये रैखिक नहीं है, तो हम कहेंगे सर यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो हमने पढ़ा था समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब समीकरण का हल कैसे करते हैं ये तो आज सीखेंगे। लास्ट क्लास में बस हमने इतना सीखा था कि हल का मतलब क्या होता है। तो आपको ये बताना किसी भी समीकरण को सॉल्व करने का मतलब, उसका सॉल्यूशन कहने का मतलब या हल कहने का मतलब, उसमें जो भी चर है यानी जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल का वैल्यू आपसे पूछा जाता है, उस वेरिएबल का वैल्यू बता दो। अब जो भी हल होगा किसी समीकरण का, उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। एक वर्ड ये भी यूज किया था, सेटिस्फाई करना यानी संतुष्ट करना। संतुष्ट करने का मतलब ये होता है चर के मान पर अगर हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों ही बराबर हो जाते हैं, किसी भी दिए गए मान पर, जो भी चर का मान दिया गया है उस मान पर एलएचएस और आरएचएस अगर बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे यह मान जो है समीकरण को संतुष्ट करता है।
और अगर संतुष्ट करता है तो उसका हल होगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैंने बताया था कि अगर कोई हल एक चर का वैल्यू देकर कोई समीकरण देकर आपसे पूछा जाएगा कि वो हल है या नहीं है, यस या नो वाला क्वेश्चन, तो ये हमने किया था लास्ट क्लास में। इसको एक बार रिवीजन करते हैं रिकॉल क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अभी आपसे, पहले आप लोग ट्राई करो। रिकॉल क्वेश्चन है, पोल में आंसर करना है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा उसे। ठीक है, फिर से सीखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, सिंपली बस आपसे पूछा जा रहा है क्या x बराबर 5 समीकरण 2x प्लस 4 बराबर 14 का हल है या नहीं है, यस और नो। तो आप लोग ट्राई करो इसको। मैंने सिखाया था इसको लास्ट क्लास में, तो अभी आपको पता है चैट आपका बंद रहेगा थोड़ी देर के लिए। आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना होगा। बस दो ऑप्शन है, यस या नो, हाँ या नहीं। तो बस चेक कर लो इसका हल है या नहीं है। तो एक मैं हिंट दे रहा हूं, इसमें करना क्या है आपको, बस x बराबर 5, जो वो चर का मान कितना दे रखा है, वेरिएबल का मान दे रखा है x बराबर 5। तो आप लिख दो x बराबर 5 पर, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो लिखना एट x इक्वल टू 5। आप LHS का मान निकाल दीजिए, 2x प्लस 4 का वैल्यू निकाल दो और इसको सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है। अगर ये RHS के बराबर आ जाएगा तो उसका हल होगा। अगर 14 के बराबर या RHS के बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। बस इतना ही आपको देखना है। ठीक है, तो चेक करना तो बहुत आसान है। और आज फिर सीखेंगे कि अगर हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमेशा चेक करने के लिए दिया जाए, कई बार आपसे समीकरण का हल पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखें। चलिए, तीन बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, दो स्टूडेंट और हो, दो बच्चे और हो, जैसे ही आंसर करोगे मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो 10 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और आंसर सभी लोग करें, कोई भी बैठा मत रहिए। पोल का वक्त आपके लिए होता है, आपके लिए ही पोल लाई जाती है, आपको ट्राई करना है, आंसर करना है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट हो तो चैट में लिख देना, या फिर आंसर लिखना चाहते हो तो भी आंसर भी लिख सकते हो, है ना। तो x बराबर 5 पर क्या करेंगे, LHS हमारा क्या है, आप बोलोगे सर 2x प्लस 4। किसी भी समीकरण में इक्वल टू के बाएं तरफ जो लिखा रहता है उसको LHS कहते हैं, और जो दाएं तरफ लिखा रहता है उसको RHS कहते हैं। ये सभी चीज डिस्कस हो चुकी है। तो आप क्या करोगे, 2x के जगह पर आप मान पुट करोगे 5, है ना। तो 2 × 5 प्लस 4, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 प्लस 4, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 मिल जाएगा। तो LHS का मान 14 है। अब मुझे बताओगे RHS का मान कितना दिया गया है इस क्वेश्चन में, RHS कितना दिया गया है। तो इक्वल टू के दाएं तरफ देखिए, तो इक्वल टू के दाएं तरफ भी 14 लिख रखा है। तो हमें दिख रहा है सर LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल आ गया, है ना। तो x बराबर 5 पर हम कह सकते हैं सर x बराबर 5 पर LHS जो आया वो RHS के बराबर आ गया, है ना। तो हम कहेंगे ये जो मान दिया रखा है ये इस समीकरण का एक हल होगा, मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो बिल्कुल हल होगा। तो आंसर क्या होगा, यस, जो आप सभी का आंसर। क्लियर हुआ। अगर 14 नहीं आता, 14 के अलावा कुछ और आता तो हम कहते हैं कि हल नहीं है। LHS अगर RHS के बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे हल नहीं है। समझ में आया ये क्वेश्चन, इजी था ना। तो चेक करना तो बहुत आसान है कि चेक करना होगा कोई भी दिया गया मान हल है या नहीं है, तो बस LHS को सॉल्व कर दिया, अगर RHS के बराबर आ रहा है तो हल होगा, बराबर नहीं आएगा हल नहीं होगा। ठीक है, अब हमेशा आपको चेक करने के लिए नहीं बोला जाएगा। हमेशा आपसे ऐसा नहीं कि हमेशा चेक करने के लिए बोला जाए। कई बार आपसे बोला जाएगा कि हल बताइए, ठीक है, सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या मेथड होता है हमारे पास, क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए, ये देखते हैं। ठीक है, तो कई मेथड होते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो है हमारे पास पक्षांतरण विधि या फिर ट्रांसपोज मेथड। तो ट्रांसपोज मेथड होता क्या है, सॉल्यूशन करने के क्रम में पक्षांतरण विधि होता क्या है, ये सीखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, मान लो हमारे पास कोई समीकरण है, एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इक्वल टू का साइन होगा। इक्वल टू के बाएं तरफ कुछ टर्म लिखे रहेंगे। इस टर्म को मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, चर या अचर का कुछ टर्म रहेगा, दो टर्म रह सकता है, तीन टर्म हो सकता है, पांच टर्म हो सकता है, कितने भी टर्म्स रह सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं। इक्वल टू के दाएं तरफ भी कुछ टर्म्स लिखे रहेंगे, है ना, कुछ पद लिखे रहेंगे, प्लस के साथ माइनस के साथ या आपस में गुना हो रखेंगे, है ना। कई तरीके से कुछ टर्म्स लिखे रहेंगे, अचर चर मिलाकर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चर का मान निकालने के लिए हम लोग ट्राई ये कर लेते हैं
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये फिक्स हमेशा ऐसा रहेगा, लेकिन मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि एलएचएस में यानी बाएं तरफ जितने भी पद में वेरिएबल है, तो चर वाला टर्म हम लोग बाएं तरफ रखेंगे, ठीक है। और जो भी टर्म अचर वाला है, मतलब जो कांस्टेंट वाला है, जिसमें चर नहीं है, उसको हम लोग दाएं तरफ रखने की कोशिश करते हैं। मतलब वेरिएबल वाला इधर रखेंगे और कांस्टेंट वाला इधर रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो मिक्स करके देगा, आपको क्वेश्चन में तो मिक्स करके देगा। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, टर्म को यानी पदों को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं शिफ्ट करते हैं। मतलब हो सकता है कभी मैं किसी भी टर्म को एलएचएस से आरएचएस में ले जाऊं, है ना, एलएचएस से उसको आरएचएस की तरफ ले जाऊं और आरएचएस वाले टर्म को एलएचएस की तरफ ले जाऊं, है ना। मतलब टर्म को पक्ष बदलते हैं। मतलब क्या हुआ, टर्म को ट्रांसपोज करते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो इस यहां पर आता है हमारा पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड। तो इसका नियम क्या कहता है, ट्रांसपोज मेथड में या पक्षांतरण विधि में किसी भी टर्म को जब आप एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हो, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, मैं सिंपली कह रहा हूं किसी भी टर्म को आप एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हो, चाहे बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, तो ऐसा करने के क्रम में उस पद का, उस पर्टिकुलर पद का साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब क्या हुआ, जो भी क्वांटिटी, जो भी टर्म एक तरफ प्लस का है, वो दूसरे तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। मतलब अगर उसके आगे प्लस का साइन है तो दूसरे तरफ जाकर वो माइनस का साइन में हो जाएगा। अगर किसी एक तरफ माइनस का है, कोई भी टर्म एक तरफ मान लो दाएं या बाएं में माइनस में, उसको आप अगर दूसरे तरफ ले जाओ, दूसरा तरफ मतलब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो उसके आगे प्लस का साइन आ जाएगा। कोई एक टर्म अगर एक तरफ किसी दूसरे क्वांटिटी से गुना हो रखा है, तो दूसरे तरफ जाकर वो भाग हो जाएगा। और अगर कोई एक पद, कोई एक क्वांटिटी एक तरफ मतलब दाएं या बाएं किसी भी क्वांटिटी से भाग हो रखा है, तो दूसरे तरफ जाकर वो गुना हो जाएगा। तो सिंपली ये रूल याद रखिएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, गुना डिवीजन बन जाएगा और डिवीजन गुना बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको याद रखना है, फिर इसको यूज करेंगे, उदाहरण से सीखेंगे तो बेटर क्लियर होगा। अभी इतना बताइए, ये क्लियर हुआ क्या, जितना अभी तक मैंने बताया कि एक तरफ हम लोग एलएचएस में चर रखेंगे, आरएचएस में अचर रखेंगे, और इस क्रम में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के टर्म में क्या करेंगे, उसका जब भी किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोग साइड बदल रहे हैं, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ ले जा रहे हो, तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा, ठीक है। तो साइड चेंज तो साइन चेंज, है ना, मतलब अगर पक्ष बदलोगे तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं कुछ उदाहरण से समझा रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हो, है ना, उदाहरण से क्लियर करेंगे सारी चीजें। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सिंपल सा 4 एग्जाम्पल में लाया हूं, यहाँ पर आप समझ जाओगे सारी चीजें। लिखा गया है x+4 बराबर 20, और आपसे बोला जा रहा है कि इसका हल बताइए। तो हल बताने का मतलब हर क्वेश्चन में आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग कर भी सकते हो। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सर x+4 बराबर अगर 20 है, तो मुझे x का मान निकालने के लिए मैं x बराबर कितना लिख दूंगा, इस 4 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ। तो 4 को जब आप बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाओगे, तो आप क्या करोगे, 20 में से 4 जोड़ देंगे, घटा देंगे, चलो -16 कर देंगे सर, ठीक है 16 कर देंगे, वेरी गुड। तो आप कहोगे सर ये 4 जो है ये प्लस का 4 है, तो जब बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो प्लस का 4 क्या बन जाएगा, माइनस का 4। ये समझ में आ रहा है कि मैंने माइनस हम लोग क्यों करते हैं, ये समझ में आया। देखो 4 के आगे यहाँ पर प्लस का साइन है, जब साइड चेंज करोगे तो प्लस का 4 क्या बन जाएगा, ये माइनस का 4 बन जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 20 - 4 हो जाएगा, और यानी कि हम कह सकते हैं सर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ क्या। x+4 अगर 20 के बराबर है तो x का मान 20 - 4 हो जाएगा, +4 दूसरे तरफ जाके -4 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ x-4 बराबर 20, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस बार अगर x का मान निकालना तो क्या करेंगे, x बराबर कितना करेंगे, 20 तो लिख ही देंगे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ माइनस का 4 है, तो ये जब माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस का 4 बन जाएगा प्लस का 4, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे +4। तो ये भी काफी आसान है, हम लिख देंगे सर 20 में 4 जोड़ देंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो ये सारे बस रूल सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और भी अलग अलग टाइप के। अगर मैं लिख दूं 4x बराबर 20, अब देखो यहाँ पर क्या देखना है सर, x और 4 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये 4 और x के बीच में कौन सा साइन रहा होगा, गुना का साइन रहा होगा। 4 x के साथ गुना हो गया है, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा, 4x बराबर अगर 20 का मान है,
तो इस बार देखो आप 20-4 नहीं लिख सकते, अगर 20-4 लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 4 और x गुना हो रखा है, तो इस बार जब उधर जाएगा 4 को मैं बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाऊंगा, तो ये 4 जो है 20 के साथ भाग हो जाएगा, मतलब 20 को 4 से भाग दे देंगे, तो 20/4 लिखेंगे और x का मान आ जाएगा इस बार 4×5 20। ठीक है, कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो फिर ऐसे ही लिख देंगे, तो x बराबर 5 आया। ये समझ में आया क्या? x 4x बराबर अगर 20 है तो x का मान 5 आएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूँ 3x बराबर 21, तो x का मान कितना आएगा? 3x बराबर अगर मैं 21 लिख दूं तो x का मान कितना आएगा? तो हम लोग सर 3x अगर 21 के बराबर है तो x कितना होगा? 21 को 3 से भाग दे देंगे, तो ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा 21 के, तो 21/3, और 21/3 करने का मतलब 3×7=21, तो x का मान 7 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो x का मान 7 आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब लिख दिया यहाँ पर x/4 बराबर 20, x/4 कहने का मतलब क्या? आप कह सकते हो ना सर x में 4 से भाग दिया गया है, x में 4 से भाग दिया गया x/4 कहने का मतलब, तो अब मैं इस 4 को अगर बाएं साइड से दाएं तरफ लेके जाऊंगा तो डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, भाग जो है वो गुना हो जाएगा, तो 4 दूसरी तरफ जाकर 20 से गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 4 जो है 20 से गुना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 20×4 और ये आ जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया इतना? इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे, ये टाइप 1 है, बहुत ही आसान सा, इसमें तो कुछ नहीं था, ये तो बहुत आसान था, बस आपको रूल सिखाया जा रहा था कि कहाँ पर हम लोग साइन को किस तरीके से बदलते हैं। चलो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ। चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक बार वाई लिखो, इतने सारी वाई लिखने की जरूरत नहीं है सरिता, ठीक है, एक बार वाई लिख दो, है ना? चल, ले लिया? चल, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अगर 9x = 18, तो मुझे बताओगे एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का मान कितना आएगा? बस 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस वाले पे बेस्ट, फिर और आगे बढ़ेंगे। 9x बराबर 18 है, तो एक्स का मान कितना आएगा? वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ये जो 9 है, ये जो 9 है, ये 18, 9 जो है एक्स के साथ गुना हो रखा है, तो एक्स बराबर कितना आएगा? 18। ये 9 नीचे चला जाएगा 18 के, मतलब 9, 18 को 9 से भाग दे देंगे, तो गुना हो रखा है इसलिए दूसरे दूसरे तरफ जब जाएगा तो वो भाग हो जाएगा, तो 18/9 कहने का मतलब एक्स बराबर 2 आ जाएगा, 9×2 = 18। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ m+8 बराबर 10, तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना आएगा? m का वैल्यू कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये जो 8 है दूसरे तरफ जाकर क्या होगा? प्लस का 8 बन जाएगा माइनस का 8, तो आप बोलोगे सर 10-8, यानी m का वैल्यू इस बार आएगा 2। ठीक है, और मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 3+p बराबर 7, तो p का वैल्यू कितना आएगा? 3+p बराबर 7, तो p का वैल्यू कितना आएगा? देखो p और 3 क्या है, ऐड हो रखा है, जोड़ है ना, p 3 के आगे प्लस का साइन है, आप बोलोगे सर उधर जाएगा तो 7-3 हो जाएगा, तो 7-3 करेंगे तो p का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक उदाहरण और बताइए मुझे, अगर मैं लिख दूं a-9 बराबर 5, तो a का वैल्यू कितना आएगा? देखो a-9 है, a में 9 को घटाया गया है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो दूसरी तरफ जाकर वो ऐड हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बन जाएगा 5+9, तो आप बोलोगे सर a बराबर कितना आएगा? 5+9 14। तो ये तो बहुत, ये टाइप 1 हुआ हमारा, ये टाइप 1 का क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा। ठीक है, चलो, अब टाइप 2 पे जाते हैं। अगला जो टाइप है हमारा कुछ इस टाइप से दे दिया कि 2x-3 बराबर अगर 5 है, उसी सारे रूल को यूज करके सॉल्व करते हैं। 2x-3 बराबर अगर 5 है तो हल करना है, तो हल करने का मतलब x का वैल्यू बताना है, जो भी चर है उसका वैल्यू बताना है ना? तो आप लोग सर फिर से यहाँ पर पछांसन विधि लगाएंगे, ट्रांसपोज मेथड लगाएंगे, और ट्रांसपोज मेथड में क्या करता है, हम लोग ट्राई करते हैं कि लेफ्ट साइड में बस वेरिएबल रहे, राइट साइड में हमारा सारा कॉन्स्टेंट रहे, है ना? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ 2x-3 बराबर 5। ठीक है, ये लिखा है 2x-3 बराबर 5। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 2x को तो 2x ही लिख दे रहा हूँ, पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। 2x को 2x लिख दिया, अब ये माइनस के 3 को, ये जो माइनस का 3 है ना, इसको मैं बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं सोचूंगा ये अचर वाला क्वांटिटी उधर चला जाए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बराबर 5। यहाँ पर बताओगे मैं क्या लिखूं, प्लस का 3 या माइनस का 3? जहां पर आप क्या लिखोगे, 5 के बाद क्या लिखोगे? प्लस का 3। वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं,
बाएं तरफ में 3 के आगे माइनस का साइन है, तो दूसरे तरफ जब जाएगा तो ये 3 अपना साइन बदल लेगा और इस बार हो जाएगा 5+3, है ना। तो जब भी साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज कर लेगा, तो 5+3, यानी हम कह सकते हैं सर 2x का जो वैल्यू आएगा वो 5+3 8 आ जाएगा। देखो ये आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आप आंसर करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने 2x का मान निकाला है, अभी आपने 2x का मान निकाला है। आप बोलोगे सर अगर 2x का मान 8 है तो x का मान कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर समझिए, ये 2 क्या है, x के साथ गुना हुआ होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बस इतना लिखेंगे x बराबर 8। ये जो दो आप देखिए, इस दो को देखिए, ये जो दो है x के साथ गुना हुआ है ना। तो इस बार क्या करेंगे, 8 को 2 से भाग लगा देंगे, 2 जब जाएगा इस तरफ तो 8 को 2 से भाग लगाना पड़ेगा, डिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 8/2। और 8/2 कहने का मतलब 2 चौके 8, है ना। तो आप कहोगे सर x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आया। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या सभी को, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो इस वाले क्वेश्चन को आप करके बताइए। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 4x-5 बराबर 13, तो x का वैल्यू बताइए। 4x-5 बराबर अगर 13 है तो x का वैल्यू बताइए। तो पहले आप 4x का वैल्यू निकाल दो, 4x का वैल्यू निकालो। तो 4x का वैल्यू कितना आएगा, 13। ये -5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा प्लस का 5, 13 - 13 + 5 लिख दिया। तो हम कहेंगे सर 4x का वैल्यू कितना आएगा, 13×5 18 आया, ठीक है। तो 4x का वैल्यू अगर 18 आया है तो x का वैल्यू कितना आएगा। इस 4 को आप क्या करोगे, इस 4 को मैं दूसरे तरफ ले जाऊंगा, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/4, है ना, 18/4। अभी अपना आंसर नहीं होगा हमारा, है ना। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरलतम रूप में छोड़ेंगे, आपको बताया था आंसर हमेशा सरलतम रूप में छोड़ते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2×9 18, तो आंसर हमारा आ गया 9/2। तो इस बार हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, 9/2 आएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा आपका इंटीजर ही है, मतलब पूर्णांक है, हो सकता है कभी आपका 9/2 आए, कभी हो सकता है नेगेटिव आंसर आए, है ना। तो आंसर आ सकता है 9/2, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला जो हमारा टाइप है, अब एक से अगर अधिक चर रहे, मतलब एक ही चर दो अलग अलग जगह पर लिखा रहे, तो ये मैं कह रहा हूं आपका जो है टाइप नंबर 3, ठीक है। ये भी सिंपल सा है, बस आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने होंगे। यहां पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपका 12m-6 इज इक्वल टू 15 + 5m, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों ही जगह पर चर दोनों तरफ लिखा गया है, लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है, दोनों ही जगह पर चर लिखा गया, वेरिएबल लिखा गया। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि जितने भी जगह पर चर है उसका उसको एक तरफ लिख ले, मतलब जनरली ट्राई करते हैं बाएं तरफ लिखने का। m का वैल्यू आपको बताना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो पहले 12m-6 को तो मैं 12m-6 ही लिख दिया, इसमें तो कुछ नहीं चेंज किया। राइट साइड में देखो एक चर वाला क्वांटिटी है 5m, है ना, यहाँ पर हमारा वेरिएबल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 5m को इधर लेके जाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में, मतलब दाएं तरफ से बाएं तरफ। तो 5m जो आया वो दाएं तरफ से बाएं तरफ अगर जाएगा तो वो बन जाएगा -5m। ऐसा क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपको पता सर 5m के आगे प्लस का साइन है, और जब भी हम साइड को चेंज करते हैं तो प्लस वाला बन जाता है माइनस, ठीक है। तो प्लस का 5m बन गया माइनस का 5m, ठीक है, बराबर। देखो 5m को तो मैंने शिफ्ट कर दिया, उधर लेके चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 15 बच रहा है ना, तो यहाँ पर दाएं तरफ अब सिर्फ और सिर्फ 15 बचा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 12m को मैंने 12m लिख दिया, और ये माइनस के 5m को मैंने -5m लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने -6 नहीं लिखा है। -6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि इस -6 को मैं उधर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला ना, ये अचर है हमारा। तो अचर को मैं क्या करूंगा, उधर लेके चला जाऊंगा, उधर शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 15 लिख दिया, 15 तो इधर था ही, और उस 6 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। जब 6 को इधर लेके आएंगे तो 6 कैसा है, देखो बाएं तरफ 6 के आगे माइनस का साइन है, तो ये -6 बन जाएगा +6, है ना। तो जब भी आप इसको शिफ्ट करोगे तो हमेशा साइन का ध्यान रखिएगा, -6 बन जाएगा +6, तो 15 + 6 होगा। कुछ बच्चे 15 में से 6 घटाकर, शायद आप लोग 9-7 बोल रहे थे आंसर। अब समझ में आया कि आपका 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 15 + 6 होगा।
15 में से 6 घटाएंगे नहीं, 15 में 6 जोड़ेंगे। समझ में आया? तो यही कुछ बच्चे गलती कर रहे थे अभी आप लोग। तो 12m में से अगर 5m घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 12m में से 5m घटाना है तो 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 मिलेगा, और m वेरिएबल ऐसे ही लिख दोगे। वेरिएबल वाला हमारा जोड़ जोड़ घटाव सिखाया था आपको, लाइक टर्म का, है ना? तो आप बोलोगे सर 7m आया। 15 में 6 जोड़ोगे तो 6 5 11 होता है, 21 मिलेगा, है ना? तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ रहा है? 7m अगर 21 है तो m का वैल्यू कितना आएगा? ये जो 7 है, इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, ये जो 7 लिख रखा है यहाँ पे, m के साथ क्या है, गुना हो रखा है। तो इस 7 को क्या करेंगे, 21 से भाग दे देंगे, तो आप बोलोगे सर 21/7 आ जाएगा, यानी 7×3 = 21। यानी मुझे दिख रहा है सर m का वैल्यू यहाँ पर 3 आएगा। तो जो भी आंसर आ रहा था 9/7, ये गलत क्यों हुआ, समझ में आया? क्योंकि आपने 15 में से 6 शायद घटा दिया, तो ये घटाना नहीं है, ठीक है? क्योंकि माइनस का 6 था, इधर आएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, तो अब ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, इजी लगा, आसान नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, ठीक है? बस दो जगह पर चर लिखा गया, तो हम क्या करेंगे, एक चर चर को जितने भी जगह पर वेरिएबल है ना उसको एक तरफ लिखेंगे, और जहां भी अचर है उसको एक तरफ लिखेंगे। चलो, अगर ये सीख गए हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, ठीक है? अगर ये सीखे हो तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, लिखा गया है 2k+9 बराबर 3 - k, और हल करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब k का वैल्यू निकालना है, ट्राई करो। और k का वैल्यू कितना आएगा आप लोग बताओ, यहाँ पर सॉल्व करके बताइए k का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है? तो जो भी आप बोलोगे वो आंसर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, चाहे चैट में आंसर लिख दीजिए या फिर माइक ऑन करके भी बता सकते हो, k का वैल्यू सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है। 2k+9 बराबर 3 - k अगर लिखा गया है तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा? तो दक्ष कह रहे हैं कि सर k का वैल्यू जो आएगा वो -6 आएगा, ठीक है? एक आंसर ये आया a, ठीक है? और कुछ? अब सही है गलत है सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो एक आंसर आया है -6, ठीक है? चलो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? चलो अभी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, या फिर सॉल्व करें। -6, अभी का -2, मोहित का आंसर आ रहा है k का वैल्यू -2, ठीक है? चलो अभी दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप क्या बोलोगे, सर 2k+9 को तो अभी के लिए पहले स्टेप में 2k, अच्छा दक्ष का भी आंसर अब बदल गया, दक्ष भी कह रहे हैं कि सर -2 आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो 2k+9 को मैं 2k+9 ही लिख रहा हूँ, 2k+9 लिख दिया, इसको तो कुछ चेंज नहीं किया। आप बोलोगे सर ये जो माइनस का k है इस तरफ, ये माइनस के k को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, क्योंकि वो अचर वाला ना, सॉरी कॉन्स्टेंट वेरिएबल वाला है, चर वाला है। तो k को दाएं तरफ से हम बाएं तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस का k जो है वो प्लस का k बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का k, ठीक है? प्लस का k बराबर में 3, ठीक है? ये समझ में आया इतना? यहाँ तक क्लियर हुआ? एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूँ, यस या नो? 2k+9 + k = 3, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2k+k को तो मैं एक तरफ लिख दिया, क्योंकि ये दोनों चर वाले, ये दोनों वेरिएबल वाले हैं, इस दोनों में वेरिएबल वाला टर्म है। अब ये जो 9 है ना, बराबर के बाद में क्या कर रहा हूँ, ये समझिए, ये जो 9 है, इस 9 को मैं बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाऊंगा। अब जब बाएं से दाएं जाएगा तो यहाँ पर हमेशा आप ध्यान देना कि साइन कैसा लिखे, प्लस का 9 लिखे या माइनस का 9 लिखे, है ना? तो देखो यहाँ पर 9 के आगे प्लस का साइन है, तो जब साइड चेंज करेगा तो साइन भी बदल लेगा, है ना? तो प्लस का 9 विल बिकम -9, तो आप बोलोगे सर प्लस का 9 बन जाएगा -9। तो 3 में से 9 घटाना होगा हमें, समझ में आया? तो इस बार 3 में से 9 घटाना पड़ेगा। अब 2k+k करेंगे तो k कहने का मतलब 1k, 1k, तो 2k+1k बराबर 3k, है ना? तो ये 3k आ गया। 3 में से 9 घटाओगे कितना मिलेगा, कोई बता सकता है? 3 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 9 में से अगर हम 3 घटाएंगे तब तो 6 मिलेगा, और 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 मिलेगा, है ना? क्योंकि बड़े वाला का साइन लगाते हैं, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर माइनस का 6 मिलेगा, बड़े वाला का साइन, या फिर ध्यान रखिएगा छोटा नंबर में से बड़ा घटाएंगे तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब देखो 3k का वैल्यू -6 आएगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये जो 3 है ना, ये जो 3 लिखा है,
इस 3 और k के बीच में गुना का साइन है, 3 k के साथ गुना हो रखा है, तो k का वैल्यू कितना आएगा, ये -6। इस 3 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, भाग कर देंगे, तो 6 बटा -6 यानी सॉल्व करने में मिल रहा है माइनस का, k का वैल्यू कितना आया, -का। तो ये वाला गलत था। ऐसे जितने बच्चे ने -6 बोला था, अपने आंसर बदल करके फिर बोला था k का मान -2 आएगा। ठीक है, तो ये सीख गए सभी लोग। अब ऐसा क्वेश्चन कर लोगे तो ये टाइप का तो क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो इस सीट में हो सकता है कभी आपका कैलकुलेशन में हो सकता है कभी डेसिमल वाला आ जाए, दशमलव संख्या आ जाए, कभी हो सकता है भिन्न का संख्या आ जाए। तो भिन्न वाले संख्या को एक बार जोड़ने और घटाने का कुछ नियम मैंने बताया था, स्पेशली जब हमारे पास हर सेम रहेगा तब तो काफी आसान हो जाता है। तो 2 रूल मैंने बताए थे, एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं, या परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं। तो अगर मैं लिख दूं a/b, या लिख दूं a/c, पहले लिख देता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे उससे। मैं लिख दूं a/c प्लस b/c। तो इसको क्या करते हैं, अगर हमारा हर सेम है, अगर हमारे पास कभी ऐसा दिखता है कि डेनोमिनेटर यानी हर सेम है, तो आप ऐसे केस में एक बार नीचे में सी लिखते हो, एलसीएम भी सेम हो जाएगा, ए सी ही रहेगा, एक बार ही सी लिखना है, और ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ देते हो तो a प्लस बी लिख देते हो, तो a+b/c आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखूं यहाँ पर 5/3 प्लस 7/3, तो ऐसे केस में क्या करोगे सर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, नीचे में देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हर सेम है, तो यहाँ पर 3 लिख दोगे, और ऊपर वाले नंबर को बस ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दोगे सर 5+7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/3, यानी 3×4 = 12। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा, बीच में अगर माइनस का साइन रहेगा तो पीछे माइनस का साइन लगा देंगे, सिंपल सा है। तो ये तो हो गया जब हमारा हर सेम रहेगा। अगर हर अलग अलग रहेगा तो उसके लिए भी एक रूल बताया था, शॉर्टकट तरीका याद करिए। आपको मैंने बताया था कि अगर a/c लिखा है प्लस b/ अगर मान लो d लिख दिया, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इसका मैंने बताया था कि नीचे वाले हर को ना गुना कर दीजिएगा। तो नीचे में तो आप लिखना c और d को गुना करके, इन दोनों को मैंने बोला था कि गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे c गुना d। ठीक है, उसके बाद कुछ याद करिए, इस टाइप से बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a को d से गुना करके लिखना है, यहाँ पर लिख दोगे ad, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना, और b को c से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा bc। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उदाहरण के तौर पर मैं अगर लिख दूं 5/3 प्लस 2/5, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप पे आंसर आ सकता है, एक दो स्टेप में। 3 को 5 से गुना करिएगा, हर को गुना करिएगा, 3 को 5 से गुना करके यहाँ लिख देंगे 15। ठीक है, अब इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5 = 25 प्लस 3×2 = 6, 3×2 = 6, तो 25 में 6 जोड़िए, तो 25 में 6 जोड़ोगे तो 31/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बीच में माइनस का साइन रहेगा तो पीछे माइनस का साइन लगा देगा। ठीक है, तो ये बस रिवीजन था। हाँ, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन में कोई भिन्न वाला नंबर आ जाए तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। ट्राई करिएगा। देखो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बोल दूं आपको, क्वेश्चन लिखा है 3y + 5/3, है ना, बराबर 20/3 - 2y। ठीक है, तो जो रूल सिखाए थे रूल तो वही रहेगा, है ना, तो रूल तो वही रहेगा, बस यहाँ पर परिमेय संख्या आ गया, या फिर कह सकते हो भिन्न आ गया, तो बस भिन्नों का कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन भिन्न वाला करेंगे। चलो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। आप क्या करोगे सर, एलएचएस को तो अभी सेम रख देते हैं, तो एलएचएस मतलब बाएं तरफ जो लिखा गया इसको 3y + 5/3 ही लिख देते हैं। इसको तो मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, बस चेंज क्या कर रहा हूँ, ये जो -2y है ना, यहाँ पर हमारा चर है, वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल वाले टर्म को, इस पूरे पद को मैं दाएं से बाएं लेके जाऊंगा। तो आप बोलोगे सर इस -2y को इधर हम लेके अगर जाएंगे तो ये +2y बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है, 2y के आगे माइनस का साइन है, और माइनस वाला जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा +2y। ठीक है, तो आप लोग भी ना साथ के साथ सॉल्व किया करो, साथ के साथ लिखा करो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका हाथ चलेगा ना, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये आ जाएगा हमारा बराबर। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ -2y को तो मैंने शिफ्ट कर दिया, उधर भेज दिया, तो यहाँ पर दाएं तरफ बस बचा 20/3, है ना, सिर्फ 20/3 बचा है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करना आगे बढ़िए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर 3y को 3y लिखा, इस 2y को मैं लिख दे रहा हूँ, जो चर वाला वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको तो लिख दिया, लेकिन 5/3 को मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अचर है, ये कांस्टेंट है ना, अचर है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आया, तो इस 5/3 को मैं उधर लेके जाऊंगा। तो जब उधर लेके जाओगे तो यहाँ पर 20/3 तो पहले से प्रेजेंट है, और एक बार 5/3 भी आ जाएगा, तो 5/3 आएगा तो प्लस के साथ आएगा कि माइनस के साथ आएगा, बताइए, प्लस का साइन लगाए या माइनस के साथ लिखे,
5/3 के आगे क्या साइन रहेगा? देखो बाएं तरफ प्लस का साइन है, तो दाएं तरफ जाकर आपको पता सर प्लस वाला माइनस बन जाता है, तो साइन बदल जाता है, तो प्लस का 5/3 बन जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है, वेरी गुड। तो 20/3 माइनस 5/3। अब 3y में 2y जोड़ना कितना कठिन है? बहुत ही सिंपल है। तो 3y में 2y जोड़ना है, तो 3 में 2 जोड़ दोगे तो 5, और y तो y ही रहेगा 5/। 20/3 में से 5/3 घटाना है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर हर सेम है, यानी डेनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दोगे और 20 में से 5 घटा दोगे। डायरेक्ट आप कह सकते हो सर 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आएगा, मैं अभी के लिए लिख दे रहा हूँ पूरा, 20 माइनस 5 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर मुझे दिख रहा है 5y बराबर 20 में से 5 घटाया तो 15/3, और 3 से काटा 15 को तो 5 बार में कट जाएगा। यानी हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 5y का जो मान है सर 5y बराबर 5 आया। अब हमारा आंसर अभी नहीं आया है, अभी तो 5y का मान आया है, अभी हमें y का मान निकालना है, यानी हल करने का मतलब y का मान निकालना होगा ना। तो अब y का मान निकालने के लिए क्या करोगे? 5 के साथ देखो y गुना हो रखा है, तो 5y अगर 5 के बराबर है तो y का मान कितना आएगा? 5 में 5 से भाग दे देंगे, है ना। ये 5 जब इधर आएगा, बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो गुना है उधर, उधर भाग हो जाएगा 5/5। और किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी y का वैल्यू कितना आया? 1 आएगा। तो ये मैंने बताया भी था कि x/x अगर लिखोगे मतलब किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो 5/5 कहने का मतलब 1 हो, तो y का मान कितना आया? 1 आया। समझ में आया? ये क्वेश्चन कर लोगे? तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये हो गया मान लो टाइप 3 ही का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो गया, बस भिन्न वाला कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, टाइप तो वही था ना, कांस्टेंट एक तरफ लिखा, वेरिएबल एक तरफ लिखा, और टर्म को दाएं बाएं किया। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, है ना। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूं, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपके पास 2x + 5/3 बराबर 7। क्वेश्चन देखो ऐसे लिख रखा है। देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कह रहा हूं टाइप नंबर 4। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, तो यहाँ पर आप पहले 5 को देखो, यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर इस 5 को मैं उधर भेज दूंगा। देखो 5 को आप उधर भेज ही नहीं सकते हो। पहला स्टेप इसमें क्या होगा, जो बटा में 3 लिख रखा है, इस 3 को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना सर 2x + 5/3 लिखने का मतलब इसमें भाग हो रखा है 3 से, तो 3 डिवीजन में है तो दाएं तरफ जाकर वो गुना हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे, चलो इसको छोड़िए, आप ऐसा समझिए a/8 बराबर में लिख रहा हूँ 3, तो a का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। a/8 का वैल्यू अगर 3 है तो a का मान कितना होगा, इसमें बताइए। अगर ये समझ गए तो वो भी हो जाएगा 24। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 को क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ये अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, तो 3 को उधर गुना कर दिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 2x + 5 बराबर 3 गुना 7, और 3 को 7 से गुना करके सीधे लिख दे 21। 3 और 7 को गुना कर दिया, इनको मैंने गुना कर दिया। ठीक है, अब यानी कि आप कह सकते हैं सर अब तो सिंपल हो गया, 2x + 5 बराबर अगर 21 है तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 21 - 5 आ जाएगा। यानी 2x का वैल्यू कितना आएगा, 21 में से 5 घटाओगे तो 16 मिलेगा। 2x का मान 16 मिला। अब 2x का मान अगर 16 है तो x का मान कितना आएगा, 16/2 होगा, है ना। 16/2 कहने का मतलब 2/16। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया तो बताइए, अगर कोई डाउट है तो इसको मैं रिपीट कर दूंगा। समझ में आया तो वाई लिखिए। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे सब बताया गया और समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, तो पोल में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। चैट आपका अभी थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, ट्राई करोगे और आंसर सभी का आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें बस बोला गया है कि समीकरण को हल करिए। दिया गया है y+2 बराबर अगर 6 है, y+2 अगर 6 के बराबर है तो हल करने का मतलब y का वैल्यू कितना रहा होगा। तो y का वैल्यू बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस 2 को आप बाएं से दाएं तरफ लेकर जाइए। देखो आप जब बाएं से दाएं तरफ लेकर जाओगे तो क्या करेंगे, सिंपल सा अगर रूल पता है आपको पक्षांतरण विधि या ट्रांसपोज मेथड का, तो ये क्वेश्चन तो करने में बहुत कम समय लगना चाहिए।
तो 15 सेकंड और रुकते हैं। 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 3 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कर दो जल्दी से। अच्छा, इस क्वेश्चन में समय कम दिया है ना, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं जितने क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको बिल्कुल समय दूंगा आराम से करना, ठीक है। 5 सेकंड और रुकते, लास्ट 5 4 3 2 1। चलो देखो, यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने बच्चों का आंसर आया ना, सभी का आंसर सही है, लेकिन एक दो बच्चे का आंसर गलत हुआ है। एक या दो बच्चे का आंसर गलत था। देखो यहाँ पर सिंपली आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर y+2 = 6 है, हमें निकालना क्या है, y का वैल्यू निकालना है। इस 2 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, मतलब उस तरफ भेज दूंगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 प्लस का 2 बन जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर आप इधर भी प्लस का 2 नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे का आंसर 8 आ रहा था, है ना, तो ये गलत है, 6 में 2 जोड़ नहीं सकते। अब आप क्या बोलोगे, सर जब 2 उधर जाएगा ना तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। क्यों बनेगा ये भी मैं आपको बताया था। ये प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का चीज दूसरे तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 हो जाएगा वैल्यू। तो y का मान कितना आएगा, 6 में से 2 घटा देंगे और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर आया, y बराबर 4, है ना, तो आंसर आएगा सी। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते थे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे भी सोच सकते थे y+2 = 6 है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि y का मान क्या रख दे, ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें 2 जोड़ने पर 6 आ जाए। तो हम कहेंगे सर 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 4 होगा आंसर हमारा, है ना। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 6 नहीं आएगा ना, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सर 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, तो आंसर y का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। 3z+4 बराबर अगर 6+z है, तो हल करने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब आपको पता है, हल करने के लिए जब भी मैं बोल रहा हूँ, तो उस इक्वेशन में, उस समीकरण में जो भी चर है हमारा, जो भी वेरिएबल है, उसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। z का वैल्यू क्या होगा, मैं चलो इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन कह रहा है 3z+4 बराबर 6+z, ठीक है। तो z का वैल्यू बताइए। चलिए थोड़ा आराम से करिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है, हड़बड़ नहीं करना है। तो दो जगह पर वेरिएबल लिखा गया है, दो जगह पर चर लिखा गया है, ठीक है। तो आप उसके जो भी मैंने रूल बताया था ट्रांसपोज मेथड में, एक तरफ बाएं तरफ कोशिश करो कि सारे वेरिएबल वाले टर्म लिख दो, मतलब जहां जहां भी चर वाला टर्म है उसको बाएं तरफ लिखिए, जो भी अचर वाला टर्म है उसको आप दाएं तरफ लिखो। चलिए, तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, सभी लोग का आंसर आने देते हैं, फिर इसको ऐड करके फिर इसको डिस्कस करेंगे। बस बैठे मत रहिए, अगर आपने आंसर कर दिया तो बस वेट कर लो। आंसर आ चुके हैं काफी लोगों के, और अगर अभी तक नहीं किया, मतलब अभी तक नहीं हुआ है अगर, तो आप कोशिश करते रहो। अभी भी हड़बड़ी नहीं करना है कि आपको जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। सही करना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते आपको ये नहीं सोचना है कि हमको सबसे पहले करना है। लेट करो लेकिन सही करो, ठीक है। और गलती होगा तो उससे भी सीखोगे, मतलब करना तो जरूरी है। चलिए, 3z+4 बराबर 6+z है, तो z का मान बताइए। तो 20 सेकंड और रुक, 20 सेकंड और। दो बच्चे और क्लास में जिनका आंसर अभी नहीं आया है, ओनली 2 स्टूडेंट। 15 सेकंड लास्ट, 15 सेकंड, 10 सेकंड। चलो, अगर अभी तक नहीं हुआ तो जल्दी से जो भी आपको आंसर लगता है आंसर करिए। अगर आपने सॉल्व किया है तो 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। इस पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोला गया है, सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे सभी का आंसर सही है ना। 3z+4 बराबर 6+z अगर लिखा गया है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं इस 3z+4 को तो 3z+4 ही लिखेंगे, है ना। तो 3z+4 ही लिख दिया, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अब इस z को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो हमारा वेरिएबल है, तो इस z को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इस z को इधर लेके गया क्योंकि चर है ना वो।
तो वेरिएबल वाला टर्म को हम लोग कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड रखें, बाएं तरफ लिखें। तो प्लस का जेड क्या बन जाएगा, ये कोई बताएगा प्लस का जेड क्या बन जाएगा? जैसे भी आपको बताना, माइक ऑन करके चैट में जैसे भी लिख के बताओ, प्लस का जेड या माइनस का जेड। तो यहाँ पर है प्लस का जेड वेरिएबल, तो आप बोलोगे सर माइनस का जेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस का जेड माइनस का जेड बराबर। इस तरह देखो, जेड को तो आपने भेज दिया उधर, तो आपको यहाँ पर बस दिखेगा 6, यहाँ पर लिख दिया 6। अब देखो यहाँ पर तो हमें बाएं तरफ से वेरिएबल वाला टर्म लिखना है, तो यहाँ पर लिख दोगे 3z माइनस जेड, वेरिएबल वाला टर्म। अब 4 को आप इधर लेके आ जाओ, तो 4 को इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, प्लस का 4 बन जाएगा माइनस का 4। देखो 4 के आगे आप यहाँ पर देख लो, 4 के आगे आपको प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव है, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 4। तो उस तरफ ऐड में था, इधर जाके सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, 6 माइनस 4 कर दिया। अब 3z में से अगर जेड घटाएंगे तो जेड कहने का मतलब ये एक जेड है, लिखते नहीं है, लेकिन जेड कहने का मतलब क्या है, एक जेड है। तो आप बोलोगे सर यहाँ नहीं कि हम कह सकते हैं 3 में से एक घटाना है, तो आप बोलोगे सर ये 2z आया। तो 2z बराबर 6 माइनस 4 कितना आएगा, 6 माइनस 4 भी 2 आए। अब देखो 2z का मान 2 आया है, तो जेड का मान कितना होगा। एक क्वेश्चन याद कीजिए, मैंने बताया था 5x बराबर 5, तो x बराबर 1 आया था। तो आप बोलोगे सर 2 और जेड के बीच में गुना है, तो जेड बराबर क्या आएगा, इस 2 को आप अगर इधर से हटाओगे, 2 से जाकर भाग लग जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा। और यानी कि हम कह सकते हैं सर जेड का जो वैल्यू आएगा 2/2 कहने का मतलब 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने का मतलब 1 आना है ना। तो 2/2 का मान 1 होगा, x/x लिख दूं तो इसका मान 1 होगा, है ना? तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो जो बच्चे, कुछ बच्चों का आंसर था, एक या दो बच्चे का आंसर दो दो था, तो दो देखो 2z का वैल्यू 2 आया, तो जेड का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? तो ये आंसर तो हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर भिन्न वाला कैलकुलेशन यूज होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करो, इसको भी ट्राई करो आप लोग, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है कि हल करिए, मतलब y का वैल्यू निकालिए, क्योंकि चलिए यहाँ पर y है। क्वेश्चन लिखा गया है 2y प्लस 5/2 है, ये 5/2 बराबर 37/2। तो सिंपल सा रूल है, बस यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। और ये भी आसान वाला है, देखो दोनों ही परिमेय संख्या का जो हर है ना वो सेम है, मतलब एक ही जैसा डेनोमिनेटर है, तो ये तो और आसान हो गया, है ना। ट्राई करो कि y का वैल्यू कितना होगा, पूरा सॉल्व करिए और देखिए y का फाइनल आंसर मेरा कितना आता है। पहले आप 2y का वैल्यू निकालोगे, फिर y का वैल्यू निकल जाएगा वहां से। और हड़बड़ी नहीं करना है, फिर से मैं कह रहा हूँ हड़बड़ी मत करिए, आराम से करना है, कॉपी पर सॉल्व करिए, जो भी आंसर आता है उसके बाद जाकर सॉल्व करिए, आंसर करिए। तो y प्लस 5/2 का 37/2 है, तो y का वैल्यू अभी कब आंसर आए, जैसे ही सभी का आंसर आएगा मैं खुद इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस बैठे मत रहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, जब भी पोल देता हूँ ना, तो ये आपका ही समय है, इस समय को आपको यूज करना है सीखने में। जो भी मैंने आपको सिखाया उस समय तो मैं सॉल्व कर रहा था, अभी आपको करना है, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दो बच्चे और हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकेंड और देता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी अलग अलग आंसर मुझे दिख रहे हैं। कुछ बच्चों का चारों ही आंसर आ गए हैं, कुछ बच्चों को लगता है ए है, कुछ बच्चों को लगता है बी है, कुछ को लगता है सी है, और कुछ को लगता है डी है। अब ये तो सॉल्व करके पता चलेगा कि आंसर क्या होगा, लेकिन चारों ही आंसर तो नहीं होगा, कोई एक ही आंसर होगा। वाई का मान या तो 16 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 8 होगा, है ना। चलो 10 सेकंड रुकते हैं, और ध्यान से देखना कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर तो कुछ बच्चों के गलत हो रहे हैं, क्योंकि सभी आंसर आ गए हैं। चलिए, तो 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं। ठीक है, अब चैट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वाई डी,
अच्छा, यहाँ पर चैट में आंसर आ रहा है डी। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा, ए, बी, सी या डी। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सर इस 2y को मैं 2y ही लिख दे रहा हूँ। ये 2y जो हमारा वेरिएबल तो बस यही पर है था, कौन जो चर है हमारे तो बस यही पर है। बाकी 5/2 भी अचर है, 37/2 भी अचर है। तो इस 5/2 को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, तो यहाँ पर मैं 37/2 को तो लिख ही दे रहा हूँ। जो पहले भी दाएं तरफ था अभी भी दाएं तरफ है। ये 5/2 इस तरफ चला जाएगा। तो जब भी हम बाएं से दाएं ले जाएंगे तो साइन बदल देंगे। तो 5/2 के आगे कैसा साइन है, आप बोलोगे सर 5/2 के आगे प्लस का साइन है, मतलब ऐड हुआ हुआ है 2y के साथ। तो दूसरी तरफ जाके उसको घटाना पड़ेगा। तो 37/2 में से 5/2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे। इसको सॉल्व करिए, 2y को तो आप 2y ही रहने दो अभी के लिए। इस 37/2 में से 5/2 घटाओगे तो यहाँ भी 2 है हर, यहाँ भी 2 है हर। तो हर यानी डेनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर एक बार 2 लिख देंगे। आपको रूल बताया था मैंने कि a/c माइनस b/c था, तो मैंने क्या किया था, c एक बार लिखा और ऊपर वाले नंबर को घटा दिया, a माइनस b किया। जब बताया था पिछले वाले रिवीजन में तो वहां पर बीच में प्लस था, अभी माइनस है। तो आप बोलोगे सर 37 में से 5 घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 37-5। आगे और सॉल्व करिए, तो 2y बराबर 37 में से 5 घटाओगे तो आएगा 32/2। ठीक है, ये क्या आया, 37 में से 5 घटाया तो 32/2। यानी हम कह सकते हैं सर 2y का वैल्यू कितना आया, y से काटिए तो 16 बाद में कटेगा, 16 दूना 32 होता है। तो हम कह सकते हैं ना 2y का जो मान आएगा सर ये 16 के बराबर आएगा। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। 2y का मान 16 के बराबर आएगा, तो y का मान कितना आएगा, तो y का मान आएगा 16/2, है ना। y का मान आएगा 16/2। क्यों, क्योंकि आपको पता था 2 और y के बीच में, 2 और y क्या है, आपस में गुना हो रखा है। तो इस y 2 को मैं अगर हटाऊंगा तो ये 16 के नीचे जाएगा, मतलब 16 से 2 को भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 16/2 लिखेंगे और ये कट के आ जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8 आया। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ क्या कि y का मान हमारा 8 आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है, कहीं पर भी कैलकुलेशन में कुछ भी डाउट है तो बताइए। तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी है। ठीक है, लेकिन आंसर मुझे ए भी दिख रहे थे, कुछ बच्चों के बी भी थे, कुछ के सी भी थे। तो जिनका गलत हो गया, अब अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो कर लोगे आप लोग, गलती हुआ कोई बात नहीं। लेकिन अगर दोबारा से मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो कर लोगे ना। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फिर इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर डाउट है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा इसको। ठीक है, और होमवर्क मैं थोड़ी देर में ग्रुप में सेंड कर देता हूँ।